से, जियो शान से, जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम। आइए अपने उसी रिवायती अंदाज में गुड मॉर्निंग कहते हैं ताकि जरा होश में आ जाए। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं अकेला ही कह रहा हूँ गुड मॉर्निंग, और सारे जो हैं वो चुप बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप सबकी सुबह भी पुरनूर होगी। इलेक्शन आ जाएं, आप सब वोट डालें, अपने हक का इस्तेमाल करें। वोट ही आपका वो हक है जो आपको गुड मॉर्निंग वाली खुशियां दे सकता है। लेकिन उससे पहले आपकी अल्लाह करे आप सबकी खुशियां जो हैं वो पुरनूर, आपकी जो दिन है वो पुरनूर हो, और आपकी जो सोच है, जो शऊर है, वो उसको एलिवेट करना है एक दूसरे लेवल पे, जहां पे आप उसको समझ सकें कि आपने अपने शऊर से, अपने ज़मीर से इस वोट का इस्तेमाल करना है, ताकि आप कल को ये ना कह सकें कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ की वजह से ये हुआ, फ़लाँ की वजह से ये हुआ। आप ही हैं जो जमहूरियत के अलमबरदार हैं। वो अवाम है, वो जमहूरियत चाहती है, हम सब जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जमहूरियत पनपे, लेकिन क्या हम अपने वोट का जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये सोच हमारे जहन में होती है कि हम मुस्तहकम पाकिस्तान को वोट डाल रहे हैं, या क्या हम किसी इलाके को वोट डाल रहे हैं, किसी बरादरी को वोट डाल रहे हैं, या किसी आइडियोलॉजी पे वोट डाल रहे हैं, किसी सोच पे वोट डाल रहे हैं? क्या वो तमाम सवाल जो हमें 4 साल एक हुकूमत को के रहने से हमारे दिल में जागते हैं, हमारे जहन में जागते हैं, वो तमाम SMSs, वो तमाम प्रॉब्लम्स, वो तमाम ड्राइंग रूम की गुफ्तगू जो है, क्या वो सब बातें इकट्ठी होकर उस दिन पर नहीं आके खड़ी हो जाती जहां पे आपने वोट का हक इस्तेमाल करना है? आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत बहुत चीज़ें आपके बारे में लिखी गई हैं। प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पढ़ें, उसको याद करें, उसको अपने साथ लेके चलें, ताकि आपको पता चले कि एक शहरी के क्या हकूक़ हैं पाकिस्तान में रहते हुए। आपके समझने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। और हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि हमने तमाम पार्टीज़ के लोगों को बुला के एक एक उनसे डायलॉग किया। कोई बुराई नहीं, कोई करप्शन नहीं, किसी पे बात नहीं करनी। हमें एक नए मंशूर की तरफ, नई सोच की तरफ चलना है। वो क्या है? वो सोल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो कौन कर रहा है? कौन सी पार्टी ऑफर कर रही है सोल्यूशंस, कौन सी पार्टी है जो ऑफर कर रही है वादे? ये आपने इस बात का फैसला करना है, आवाम ने इस बात का फैसला करना है। सिर्फ उसको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो वोट है वही इस बात का फैसला कर सकता है कि आप असल में मुस्तहकम पाकिस्तान चाहते हैं या मुस्तहकम पार्टी चाहते हैं। इसको और उसी सिलसिले की कड़ी है, हमारे पास एहसन इकबाल साहब भी आए थे, जहांगीर बदर साहब भी आए थे, और हमने उन सबसे यही सवाल पूछा था कि आपका जो मंशूर है पार्टी का, वो इस इलेक्शन में आप पाकिस्तान को, अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को क्या रिलीफ देना चाहते हैं? क्या रिलीफ है आपके पास? प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, रिलीफ जो है वो कम होती जा रही है। और इस बात को हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि सोल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो जमहूरियत का सेहरा है। इस इलेक्शन में सोल्यूशंस जिसके पास हैं, जो आवाम की खिदमत, जो सोल्यूशंस, मेन कोर प्रॉब्लम्स जो हैं, उन पे जो इश्यूज़ हैं उनको सपोर्ट करता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं जावेद हाशमी साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। वो PTI के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनसे हमारी और बात हो। शाह महमूद कुरैशी साहब भी आए थे हमारे प्रोग्राम में, तो मैं चाहता हूं कि जावेद हाशमी साहब का भी नज़रिया जो है पार्टी के हवाले से, बिकॉज पार्टी पॉलिटिक्स जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स से ड्राइव होती हैं बहुत सी पॉलिसीज़, बहुत सी सोच, बहुत सी आइडियोलॉजी। अगर हम इस पर सोचें तो ये एक पाकिस्तानी होने के नाते हम पे फ़र्ज़ है कि हम जो बुराई है उसको ठीक करें। बुराई के बारे में 4 साल बातें करते रहें और फिर जाके वही काम करें जो करते रहते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखते हैं पहले दिन भर जियो में क्या हो रहा है। पाकिस्तान और चीन में इक्तिसादी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए आइंदा हफ्ते के दौरान होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान के सनतकार आज बीजिंग रवाना होंगे। भारत के वजीर खारजा SM कृष्णा 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जहां वो पाकिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सिंध में नए बल्दियाती निजाम के मुजव्वजा ऑर्डिनेंस के खिलाफ कौम परस्त जमात सिंध यूनाइटेड पार्टी, वफाकी सूबाई सियासी और मजहबी जमातों का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच आज दुबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे खेला जाएगा।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ शान, आप कैसे? बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आपने Thank आज you so much, पीच कलर पहना है और पीच कलर आपको बहुत सूट करता है। थैंक यू सो मच। और आज क्योंकि फ्राइडे और मैंने फिर आपसे एक इस्तदाद थी कि शान प्लीज आप फ्राइडे को सलवार कमीज पहना करें। मेरी अम्मी की भी दिली ख्वाहिश थी, वो कहती कि बहुत अच्छा लगता है शान, नहीं तो पहन ले किसी दिन आप सलवार कमीज। मैं जरूर पहनूंगा। मैं इज्तिमाई दुआ करा देती हूँ आपके टेलर के लिए कि वो सी दे आपके कपड़े, ताकि मेरे टेलर को तो खैर इज्तिमाई दुआ की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इसलिए क्योंकि उन्होंने जो वादे मुझसे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं और मैं चाहता हूँ कि उनके लिए अच्छे सियासतदान की वैसे म्यार पे उतरते हैं। हाँ इज्तिमाई उनके लिए दुआ करा दी जाए, बिकॉज मैंने जो उनका हाल करना है उसके बाद उनको पता है। लेकिन अच्छी बात है, बिकॉज इंशाल्लाह वो कौमी लिबास भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक रवायत चलती रहती है, वो भी काम जो है वो उसको भी चलना चाहिए और कौमी लिबास जो है उसको भी साथ चलना चाहिए। अपना एक जो जहन है उसको इंसान जो है उसको साथ लेके चले, चाहे वो आज के दौर में इंटरनेट भी है, हर चीज़ है, किताबें भी हैं, वो आपकी शौक होता है जो आप पढ़ते हैं, जिसको सर्च करते हैं। क्या हो रहा है आज दिन भर जीवन में? दिन भर जीवन में तो कुछ नया नहीं हो रहा। वैसे आप जितनी जो माशरे से अवेयरनेस देते हैं वोट पे, आप ये बताएं क्योंकि आप तो एक अवामी बंदे हैं, तो आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि आप किसको वोट देंगे? वैसे देखिए वोट का एक ये इशू जो होता है ये बहुत प्राइवेट होता है। मेरे ख्याल में इसको हम किसी को भी, जितने भी लोग हमारे पास आते हैं उनको हम नहीं चाहते कि हम उनका वो बैलेट बॉक्स का एरिया जो है वो एक प्राइवेसी का एरिया होता है, उसका अपना हक होता है और हर इंसान का हक है कि हम उसको उसकी प्राइवेसी जो है उसके अंदर मुदाखलत ना करें। वोट डालना बहुत ज़रूरी है, आपको डालना है वोट। आपकी आइडियोलॉजी के करीब तरीन जो शख्स है उसके ऊपर आपने वोट डालना है, उस लीडर के ऊपर आपने वोट डालना है। तो आप वैसे किसको डाल रही हैं वोट? मैं तो जिसको भी वोट डालती हूँ वो जीत जाती है जमात। तो बस मैं सोच रही हूँ कि जिस पार्टी को आप वोट डालेंगे, मतलब जो जमात जीती है आपको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल कुछ आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन चांद वैसे जो बेसिक जो मसला है कौम का वो ये कि एक होप की कमी है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी मेन चीज़ है जो हमारी कौम लैक कर रही है? उम्मीद की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी उम्मीद है? कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो कुछ इसी तरह का माहौल हो जाता है जब आप उम्मीद का जो स्लोगन है वो हम बहुत देर से इस्तेमाल करते आते हैं, और जब उम्मीद 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 करते करते अब हम एक पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे आवाम को पता चल गया कि उम्मीद भी एक लफ्ज़ है, उसके मायने नहीं समझ आ रहे अभी तक, बिकॉज उसका कुछ उसका जो एक ख्वाब दिखाते हैं उम्मीद का, उसकी ताबीर सामने नहीं आ रही अभी तक। तो जब तक ताबीर सामने नहीं आती है, और अब वो टाइम है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इकट्ठी हों, बैठें और अवाम को रिलीफ के ऊपर, ताबीर के ऊपर, थोड़ी उम्मीद की जो ताबीर है उसके ऊपर थोड़ा काम होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि चीफ जस्टिस जब की बहाली के ऊपर बात चल रही थी तो लोगों को उम्मीद है और थी, तभी वो लोग भी बाहर निकले, उनके साथ चले, उन्होंने उनके साथ ही सारी जब आवाम निकली तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ आई। बहुत मियाँ साहब हैं उन्होंने स्टैंड लिया, इमरान है उन्होंने स्टैंड लिया, तक के पॉलिटिकल पार्टीज ने सब ने इकट्ठे होकर एक पॉइंट पे आके, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि सारे एक पॉइंट पे आके उन्होंने कहा कि जी ये अदलिया जो है उसको बहाल होना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक इसी तरह अगर हम 2 मिनट के लिए ये समझ लें कि ये अवाम जो है इसको आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज आके अवामी लॉन्ग मार्च में शामिल हों, तो मेरे ख्याल में ये एक नए और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए एक नई सोच है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा ज़रूर। बहुत कम देखने में आता है कि सियासत में कोई हक और सच की सूली जो है, या अपने नज़रिए की जो सूली है उसको कांधों पे उठा के चले और वक्त आने पे उस सूली पे चढ़ भी जाए, फिर उतर भी जाए, फिर उस सूली को उठाए और चल पड़े। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने नज़रिए की सियासत करते हैं, हक की सियासत करते हैं, सच की सियासत करते हैं, चाहे वो सियासत पार्टी के मंशूर से फ़र्क क्यों ना हो, फैसलों से फ़र्क क्यों ना हो। अपनी राय जो है उसका इजहार करने में कभी वो सोचते नहीं, समझते नहीं, हक की बात पे या नज़रिए की बात पे उनके समझ में जो उनके नज़रिए से आता है हक के ऊपर, वो हमेशा उसका साथ देते हैं। और उसके लिए उन्होंने बहुत सी तकलीफ़ें काटी, लेकिन उनकी तकलीफ़ें जो हैं वो हर
تکلیف جو ہے وہ کم پڑ گئی اور آج جو ان کی رسپیکٹ ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی ان کی جو رسپیکٹ کرتی ہے، عوام جو ان کی رسپیکٹ کرتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہی ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ جاوید ہاشمی صاحب ہیں اور لیکن ایک پہلے پیکیج ہے سر، وہ دیکھتے ہیں پہلے کیا ہے۔ जियो शान से जावेद हाशमी का शुमार पाकिस्तान के उन चंद सियासतदानों में होता है जिनके साफ और शफाफ सियासी करियर पर करप्शन का कोई धब्बा मौजूद नहीं। जावेद हाशमी ने अपने सियासी सफर का आगाज 70 की दिहाई में जमीयत के प्लेटफॉर्म से किया और बहुत जल्द मुल्क की सियासत में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया। 1988 में नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाने के बाद एक तवील अरसे तक वो मुस्लिम लीग नून के साथ मुंसलिक रहे। नवाज शरीफ की जलावतनी के दौरान मखदूम जावेद हाशमी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर के तौर पर पार्टी की क़ियादत की। उनके न डर और बेबाक इक़दामात के नतीजे में उन पर बगावत का इल्जाम लगाकर उन्हें 23 साल कैद की सजा सुना दी गई। उन्होंने कैदोबंद की सोहबतें हिम्मत और हौसले से बर्दाश्त की और हमेशा अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। अयाम असीरी में उन्होंने हाँ मैं बागी हूँ के नाम से किताब लिखी, जिसे सियासी हलकों में बेहद सराहा गया। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया और 2008 में होने वाले आम इंतखाबात में वो 5वीं मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, मगर उन्होंने वज़ारत ठुकराते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ के सामने हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। मई 2011 में उन्होंने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। पार्टी क़यादत के इख्तिलाफात की बिना पर वो मुस्लिम लीग नून के साथ तवील रफाकत को खैरबाद कहते हुए इमरान खान के सियासी कारवान का हिस्सा बन गए। जावेद हाशमी न सिर्फ पाकिस्तानी सियासत का अनमोल असासा हैं, बल्कि नए सियासी कारकुनान के लिए मशअल राह भी। इमरान खान जो वादा आपने किया था मेरे साथ, कौम के साथ, उसे पे चलता रहना है। ना चले तो हाँ मैं बागी हूँ। मैंने कहा मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ। जियो शान से बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आज तशरीफ़ लाए। मैं बड़े दिनों से मैं चाह रहा था कि आप हमारे साथ आएँ। सर थोड़ा सा एक लाइटली सा, बहुत से लोग जो हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। भावन शाह से जावेद हाशमी बनने का सफ़र काफ़ी तवील है, अभी कौन सी मंजिलें आपके सामने हैं जो आपको लगता है कि बाकी हैं? ये जो एक तरीके से ये भी एक इश्क होता है, पैशन होता है और उसकी कोई आखिरी मंजिल नहीं है। इससे आगे की मंजिल और पहुंचेंगे उससे, तो उससे आगे की एक और मंजिल खड़ी है। मेरा पैशन पाकिस्तान था, ये पता नहीं कब से, जब मैं लाशऊर से शऊर की तरफ चला तो उसकी हदें और फासले मुझे याद भी नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात है। मुझे लगता है कि आपके कान में अजान देने के बाद उन्होंने कौमी तराना चला दिया था। तो इसलिए वो पाकिस्तानियत जो है और ये वाकई लगता ये। अच्छा सर, आपकी मतलब शादी भी जो है वो बड़ी जवानी में हुई, तो रोमांटिक हैं आप या नहीं है? थोड़ा सा रोमांस में है या सारा नजरिया ही आपने पाकिस्तान नहीं? की तरफ? देखिए रोमांस जो है, चाहा है इसी रंग में लैलाए वतन को। हाँ ये सही है। मैंने वो जो आप लैलाए वतन की बात कर रहे हैं ना, मैंने रोमांस किया है रज के पाकिस्तान के साथ। बाकी कोई जिंदगियां जो है, जिंदगी तो चलती ही मोहब्बत और असलूब के साथ, जो आपको सपोर्ट मिलती है सारा, उसके बगैर तो आप चल नहीं सकते। अच्छा, मैं थोड़ा सा सियासी तरफ आना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि उसकी तरफ भी मैं देखूँ कि कैसा आपको फील होता है। आपने माशाल्लाह आपका सफ़र जो है शुरू होता है बहुत पहले से, आपने स्टार्ट लिया, जमात इस्लामी से भी आपका रहा, वहाँ से आप निकले, आप स्टूडेंट फेडरेशन में भी थे। आज हमारा कुछ हम बातें कर भी रहे थे, कुछ दिन पहले हमने स्टूडेंट फेडरेशन के कुछ लोगों को भी बुलाया था, हमने आपका नाम भी लिया कि जी अब ऐसे लोग क्यों नहीं क्रिएट होते। आज आपके सामने सारी सियासत की बिसात जो है वो सामने बिछी पड़ी है। एक तरफ PMLN है, एक तरफ PMLQ है, मतलब एक बटी हुई मुस्लिम लीग है, एक तरफ PPP है, उसके भी कुछ पुराने जो लोग हैं उनका भी कुछ इख्तलाफात हैं। आपका सफ़र एज ए कारकुन, आपने बड़ी खिदमत है आपकी, आप चलते रहे, आपके पीछे कोई पॉलिटिकल हाथ नहीं था इतना बड़ा कि जिस तरह कि जी आपकी कोई डायनेस्टी नहीं है, कोई वसाइल नहीं, कोई जागीर नहीं, आप तन्हा ये सफ़र आप काटते आज आप PTI में आपकी जो है जगह। आपको फील होता है कि PTI में जो एज ए वर्कर आपने बाकी लोगों के लिए किया है, बाकी पार्टियों के लिए किया है, PTI में भी आपकी इतनी कुर्बानियाँ भी नहीं शामिल हुई, तो जो ओहदा आपको दिया गया, आपको फील होता है कि ये ज़्यादा है या कम है?
ایز اے ورکر؟ ایک میں بنیادی طور پر ورکر ہوں. میں نے چونکہ جب آغاز کیا اپنے گاؤں سے بھی تو وہاں بھی پہلی جو میری وہاں پہ ویلفیئر اسکیمیں جب اسکول میں تھا اس وقت تنظیمیں بناتا تھا پرائمری. اچھا اسٹارٹ سے پرائمری اسٹارٹ سے. اچھا پھر میں ڈراموں میں کام کرتا تھا تو اس میں بھی وہ جو ویلفیئر کے حوالے سے اور ایک ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بادشاہت کے خلاف ڈرامے اور یہ ملی جلی جو کیفیات ہیں کہ سوسائٹی کی ویلفیئر اسٹیٹ اور سیاست یہ لازم ملزوم ہونے چاہیے. بدقسمتی سے دیکھا نہیں ہے اس کو میں نے پوری زندگی. تو اس میں تمام منازل سے گزرا جیسے آپ بتا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عہدوں کی بالکل کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اگر آپ کا نظریہ ہے، سوچ ہے، فکر ہے، اس پر آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں، سچی بات کہہ سکتے ہیں تو وہ کریں نہ کریں. آپ اکیلے تو دنیا تبدیل نہیں کر سکتے. کم از کم آپ ایک ایسی فضا کریٹ کرتے ہیں، ایک ماحول کریٹ کر لیتے ہیں کہ 2-4 آدمی اسی بات پہ کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. ساتھ آپ کے لگنا میں اسی کے حوالے سے اگر آپ مجھے دیکھیں گے میں نے شروع میں ابھی جو یہ مراحل ہیں دباؤ کے فیملی کے، مجھے سب سے پہلے 1964 میں کنونشن لیگ میں ایوب خان کی کنونشن لیگ میں شامل کر دیا گیا. اور جو جعلی مردے تھے قبرستان کے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیے، سارے شامل کر دیے. میں اس کے بعد چلتا رہا تو بھٹو صاحب آگے بڑھائے، انہوں نے امپریس کیا. میں ابھی میٹرک میں تھا، ان کے آگے نعرے لگاتا تھا، زندہ باد کہتا تھا. فرسٹ ایئر میں وہ جا کے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے سپیچ کیا کرتے تھے. بھٹو صاحب تو موجود ہیں چیزیں. لیکن جس جگہ پہ گیا ہوں ابھی تک کوشش کی ہے میں اس کے ساتھ وفادار رہوں، مگر سب سے زیادہ وفادار اپنے نظریات کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ وہ میں رہوں. سر آپ نے بچپن سے ویلفیئر کے لیے اتنا کیا تو آپ کو انسپریشن کہاں سے اتنی ملی کہ آپ بچپن سے ہی آپ اتنا کانفیڈنس تھا، اس کے بعد پھر جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے پھر وہ چیز اسٹرانگ ہوتی گئی اندر؟ انسپریشن عجیب بات ہے بی بی. انسپریشن تو میری ماں ہے، میرے والد ہیں، کیونکہ وہاں پہ میری والدہ اور والد کے ساتھ بھی کوئی آپس میں جھگڑتے تھے نا. وہ کہتی تھی آپ جہاں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں اس کے نیچے کا تخت آپ کو ہندو نے دیا تھا، اس سے وہ جب ٹرانسفر کر رہے تھے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، مطلب یہ مال غنیمت ہے. میرے والد کہتے تھے انہوں نے خود دیا ہے. یہ لڑائیاں جس میں ہوتا تھا کہ رزق کے حلال اہم ہونا چاہیے، اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. یہ لڑائی کہ ہم اپنے لیے زندہ نہیں ہیں، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے. پیدا ہوتے ہی میں گھر میں دیکھتا تھا خواتین، کوئی لسی لینے والا، کوئی دوسرا، تو میری ماں ان کے ساتھ ایک تابعدار کے طور پر پیش کر رہی ہوتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ آپ اپنے گھر کو جو لوگ آئیں اس کو ان کو رحمت سمجھو، جو گھر میں آتا ہے رحمت سمجھو اور اس کے لیے خدمت کرو. ابتدائی تربیت جو ہے آپ کی وہ ماں اور باپ نے ہی وہ ایک آپ کو دے دیا. لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے، ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Staying with us, we are back from the break اور ہمارے ساتھ ہاشمی صاحب موجود ہیں. ہاشمی صاحب میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ آمریت کے تو آپ بہت خلاف رہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جمہوری پارٹیاں ہیں ان میں شخصی آمریت نہیں ہے؟ مجھے سچی بات یہ ہے کہ ان پارٹیوں میں کوئی بھی پارٹی جمہوریت میں بلیو نہیں کرتی. اچھا. یہ تقریباً ساری کی ساری پارٹیاں یہ اپنے مقاصد کے لیے، حصول اقتدار کے لیے بنتی ہیں اور بعد میں وہ اپنی فیملی کو بھی لا کے آگے کھڑا کر دیتی ہیں. تو دوسرے ملکوں میں بھی، میں ایسے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، لیکن
जो जमहूरियत की मंजिल है उसकी तरफ तगो-दो करना हम कारकुनान की जिम्मेदारी है, ताकि एक नई कोई राह निकले, नया रास्ता आए, एक नई रोशनी का सफ़र हो। हम तो नहीं रहेंगे यहाँ पे, हमारी आने वाली नस्लें भी हैं, कम से कम उनके लिए कोई रोशन रास्ता तो छोड़ के जा सके। मतलब उसमें मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जेल जो है सिर्फ कारकुन का मुकद्दर है या लीडर का भी है? आप हैरान होंगे, ये क्या कहते हैं इसको, सूए इत्तफाक या हुस्न इत्तफाक तो नहीं कहूँगा, कि सारी जो बड़ी क़यादत है, हम 6 साल नैब की भुगते रहे पेशियाँ, लेकिन आज तक नैब भी आई, मार्शल लॉ भी आया, लेकिन कोई हमारी लीडरशिप जो है उनके खिलाफ केसेस थे, लेकिन कोई एक भी क़यादत जो है पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, मुस्लिम लीग काफ की हो, कोई और, उनको नैब जो है कुछ नहीं हाथ डाल नहीं सके। ANP की थी, उनको भी रिहा कर दिया। तो ये जो कारकुनान सियासत का नाम लेते हैं, ये इतना बड़ा जुर्म समझा जाता है कि वही इस अजाब से गुजरते हैं और उनके लिए ये सजाएं होती भी नहीं है। आपके ख्याल में ये जो आने वाला इलेक्शन है, इसमें आवाम जो है वो अपने जो इस नज़रिए को समझेगी कि हम फिर उसी सियासत का हिस्सा बनेगी कि कश्मीरी को वोट डालेगा, जट को वोट डालेगा? ये आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर कभी चेंज हो सकता है या ऐसे ही रहेगा? देखिए, मैं क्यों तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भाग के गया, सिर्फ इन्हीं वजह से। उसे अमल कितना हम कर सकते हैं या नहीं, लेकिन चूँकि हमारी इमरान खान ने बात की, अब उसमें कश्मीरी का ख्याल ज़रूर रखेगा, किसी हद तक कोई दूसरी फैमिलियाँ भी, लेकिन एक जो बेसिक चेंज आ रही है वो है यूथ, नौजवान के लिए कोई ज़ात पात नहीं है, आइडियाज़ हैं, वो आइडियालॉजी को डालेगा, वो आइडियालॉजी के लिए डालेगा, लोगों को पकड़ के मिन्नतें करेगा अपने बाप की, अपने साथियों की, दोस्तों की, कि आइडियालॉजी के लिए वोट डालो। जब ये आइडियालॉजी का वोट हमने डलवा लिया, बस पाकिस्तान फिर कामयाबी की एक मंजिल पर गामजन हो जाए। चेंज और इनकलाब के अलावा ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो यूथ है, जो बाकी दूसरे सियासतदान, जिनको आप कह सकते हैं कि नाराज सियासतदान थे, जो अपनी जमातों से रूठे हुए थे, वो आपकी पार्टी को ज्वाइन करने आए हैं? देखिए, हमारी पार्टी में बहुत सारे सोच विचार के लोग आए हैं। कुछ लोगों का अपना पर्सनल एजेंडा होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स होती है, वो ये लीडरशिप का काम है कि जो आए उनको तो आप रोक नहीं सकते, मगर वो पार्टी जो नौजवानों ने अपने खून से, मेहनत से खड़ी की है, ख़वातीन की मेहनत से खड़ी की है, आया लीडरशिप जो है उस पर उनके पर्सनल एजेंडा के लिए कुर्बान हो जाती है, या अगर नाराज़ होते हैं तो नाराज़ भी होने देती है। वो कहते हैं आएँ, आप आएँ, हमारा प्रोग्राम है और इसके ऊपर हम वोट लेंगे, हमारी पार्टी आपको बनाए, वो आप सपोर्ट करें तो वेलकम, अगर नहीं रखती तो मैं नहीं हूँ कि आपको किसी पे मुसल्लत करूँ। इसलिए ये नाराज़ लोग भी आए हैं, आइडियालॉजी वाले भी आए हैं, जो लोग इस पार्टी में आए हैं अपने अपने नुक्ता नज़र से आए हैं, लेकिन वहाँ पार्टी का जो नुक्ता नज़र है उसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए, उसको एक ही उसी मंशूर पर चलना चाहिए जो रिप्रेजेंट कर रही है। आपके ख्याल में सर, ये जो ईगो आजकल जो पुरानी सियासी पार्टीज हैं, जैसे PMLN है, PPP है, आपको लगता है कि इसमें ईगो की प्रॉब्लम भी आती है? कई जगह पे लीडर को लगता है कि ये शायद मेरे से बड़ा लीडर बनने लगा है, तो कुछ ऐसा फील होता है आपको कि मैं ईशान, मुझे ज़िंदगी में आप यकीन करें, मैं जिन पार्टियों में रहा हूँ, दोस्त हैं, मैंने कभी उनके ये भी नहीं समझता कि उनके सीने के बराबर भी मेरा कद बनता था, लेकिन मुझे जो दुनिया कहती है, मैं पूछना चाहता था कि मुझे सारी पाबंदियां डाली जा रही हैं, एक तो जेल की थी, अब जेल से भी ज़्यादा पाबंदियां थी, तो मैंने पूछा मेरा कसूर तो बताइए, तो मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हें अपने कसूर का पता नहीं है, जो लीडर के बगैर अगर आवाम से चाहा जाएगा, ये उसका कसूर है, तुम्हारा बड़ा कसूर है,
اور یہ ناقابل معافی ہے. معافی یعنی کہ اب آپ نے اس کو سپر سیڈ کر کے اپنے عوام کی طرف ہاتھ بڑھایا اور عوام کی اس پہ بڑھے, تو یہی ایگو پرابلم آ گئی کہ آپ شاید بڑے لیڈر نہ بنے. یہ ایگو لیڈر جو لیڈروں میں ہمارا فیوڈل ڈھانچہ ہے, جہاں جو فیوڈل ہوتا ہے اس کے تو ارد گرد ہوتے ہیں لوگ, لیکن بدقسمتی سے اس فیوڈل کلچر نے ہمارے شہری لیڈرشپ کو بھی, ہمارے جرنیلوں کو بھی, ہمارے بیوروکریٹس کو بھی اس ایگوازم نے جکڑ رکھا ہے. اور اس کی وجہ پاکستان جکڑا ہوا ہے ان پابندیوں کے اندر. ان پابندیوں سے ہم نے نکالنا ہے, آزاد کروانا ہے انشاءاللہ ضرور. اچھا, اور سر سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو پارٹیز ہیں ان کو اصل میں کچھ جو ان کے لوگ ہیں انہی میں ہائی جیک کر لیا جاتا ہے لیڈرز کو, کہ وہ ارد گرد ایسے لوگ آ جاتے ہیں جیسے پی ایم ایل این میں کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ وہاں پہ رہیں, اس میں نثار صاحب کا بھی نام آتا ہے, اور بہت سے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ شاید آپ ان کو ہلکا سا فیل ہو رہا تھا کہ آپ کی جو عوام کی جو چاہت ہے وہ آپ کے ساتھ زیادہ ہے. تو اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کتنا ہاتھ ہے؟ دیکھیں, میں جب ایک چیز دیکھتا ہوں نا کہ جو لوگ یہاں سے پرویز مشرف سے اپنے معاملات طے کر کے ملک سے باہر چلے گئے, میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب کے علاوہ بھی چودھری نثار علی بھی ملک سے باہر چلے گئے, خواجہ آصف بھی ملک سے باہر جا کے نوکری کر لی, اس میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی نوکری کر لی, پرویز رشید نے بھی نوکری کر لی, ہمارے اقبال حسن اچھے آدمی ہیں انہوں نے بھی جا کے مدینہ میں حکومت سعودی عربیہ کی نوکری کر لی. اب یہ میری سمجھ سے نہیں آتا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں, جو لوگ قوم کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے, چلیے ان کو سمجھا جائے کوئی ان کی مجبوری تھی, میاں نواز شریف انہوں نے انہی کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے جو چھوڑ کے قوم کو باہر چلے گئے. اب تک ہماری حکومت یا حزب اختلاف انہی لوگوں سے چلی جا رہی ہے. تو اس سے لگتا یہی ہے کہ مجھے جیل نہیں جانا چاہیے تھا, مجھے یہاں پرویز مشرف سے معافی مانگ کے لندن جانا چاہیے تھا. میں لیڈر تھا. بڑی آپ نے خوبصورت بات کی, کیونکہ اگر پی ایم ایل این میں سے آپ کی جو سروسز ہیں اور جیل نکال دی جائے تو اس میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے 15 منٹ بھی جیل میں گزارے ہوں گے. تو ہر سیاسی پارٹی میں ایک ویٹ ہوتا ہے, ایک اس وقت کنٹرول انہی کے پاس ہے. کنٹرول یہ کون سی پارٹی کی خدمات تھی باہر چلے جانا. ہاں, تو اس سے میں عرض کیا نا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں ہے, لیکن کبھی آدمی اگر میں اپنے تمام جو میرے خیالات ہیں, نظریات ہیں, ان سے میں 1 منٹ کے لیے بھی کمپرومائز کر لیتا تو آپ کو کیا پرابلم تھی؟ آرام سے باہر بیٹھا ہوتا. آپ کے خیال میں یہ جو انہوں نے یہ تو ساتھ چلے گئے, آپ کو آفر کی تھی انہوں نے کہ آپ بھی چلیں جہاز میں؟ جی مجھے تو کبھی آفر نہیں کی, نہ انہوں نے کی جہاز میں, نہ جہاز بھیجنے والوں نے نہ جہاز آیا میرے لیے, نہ کوئی میرے لیے کوئی سندیش آیا, نہ محبت کا کوئی خط لکھا گیا. یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ وقت ہے, کیونکہ آج ایک کارکن بول رہا ہے, اور کارکن جو ہیں ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کارکنوں کو دل کے کانوں سے ان کی باتیں سننی ہیں کہ کارکنوں میں اور لیڈروں میں پارٹی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے, اس بات کو سمجھنا ہے. اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.